हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन कैसे हुआ, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, उनकी कंपनी की स्थापना का क्रम, इन सारी बातों को मैंने अगली वीडियो में, यानी कि इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ उसमें सारी बातों को डिस्कस किया है। उनका प्रथम केंद्र कहाँ लगा, उनका द्वितीय केंद्र कहाँ लगा, उन्होंने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई, इन सारी चीजों को मैंने उसमें बताया है विद मैप के साथ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे उनका पतन किस तरह से भारत में हुआ, तो किस तरह से उनका पतन की तरफ वो अपनी बढ़े हैं, उनके कदम पतन की तरफ गए हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो फ्रांसीसी के बारे में एक बात कर रहे थे। तो इनका जो आगमन था वो इनका कितना था, तो इनका 1668 में इनका आगमन था। तो इनके जो आने का इनका क्रम था ये 1668 था। तो इनकी कंपनी जो लगी थी वो भी आपको पता है, तो 1664 में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी। तो चलिए, इनके पतन के बारे में बात करें तो इनका पतन जो है यहाँ से आपका शुरुआत तो इनकी यहाँ से हुई थी और इनका पतन यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब पतन किस तरह से होएगा उस सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। तो 1742 तक जो मतलब 1668 में जब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, उसका उद्देश्य था कि वो भारत आई है और भारत में व्यापार करेगी और व्यापार से बहुत सारा पैसा कमाएगी। तो यही सारे इनके मेन उद्देश्य थे जो वो यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी। लेकिन 1742 तक ये लोग क्या करते रहे, अच्छा खासा अपना व्यापार कर रहे थे और अपना बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। इनका सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, 1742 में क्या होता है, 1742 तक इनका क्या रहा उद्देश्य, सिर्फ व्यापार। लेकिन 1742 में एक घटना होती है, या कह सकते हैं 1742 में क्या होता है, डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर है जो क्या होगा, भारत आएगा। तो कब भारत आएगा, 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर भारत आएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा, जिसका उद्देश्य होगा साम्राज्य का विस्तार। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो साम्राज्य का विस्तार। क्योंकि ये क्या जानता था, ये बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी, ये बड़ा सोचता था, बड़ा करने के बारे में सोच रहा था। पहले जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ व्यापार करना। लेकिन जब डुप्ले भारत आ जाता है तो ये क्या सोचता है कि हम अपना जो व्यापार कर रहे हैं, क्यों ना यहाँ पे अपना साम्राज्य का विस्तार भी किया जाए। इन सारी बातों पर ये ध्यान देता है और तब ये ध्यान देता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। और ये इसलिए चाहता है कि साम्राज्य का विस्तार होगा तो इससे हमारी जो व्यापार की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, और जब मजबूत हो जाएंगी तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो भारत में भी अपना राज्य कर पाएंगे और जो एक अधिकार कर पाएंगे। एक अधिकार मतलब का मतलब यही है कि वो अकेले वो चाहते थे कि वो पूरी तरह से व्यापार पर अपना अधिकार कर ले। लेकिन डुप्ले कहीं ना कहीं ये बात भूल चुका था कि इससे पहले भी यूरोपीय कंपनियां बहुत भारत में आ चुकी थी, जैसे कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली है, डेनिश है, डचेस है, ये सारे लोग आए थे। उनका भी मकसद यही था व्यापार करना। तो ये चीज भूल गया कि और भी कंपनियां, ये सिर्फ एकलौती कंपनी नहीं है जो यहाँ पे व्यापार कर रही है, बल्कि और भी कंपनियां हैं जो यहाँ पर व्यापार कर रही हैं, उनका भी अच्छे से काम चल रहा है। तो क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल चुका था, शाही फरमान मिल चुका था, उसे निशान मिला था, स्वर्ण फरमान मिला था, जिस वजह से उसका जो व्यापार था बहुत ही अच्छे लेवल पर उन लोगों का हो रहा था। साथ ही साथ ये भी क्या सोचेगा, साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। जब ये भी बड़ा सोच रहा है और वो भी बड़ा ही सोच रहे हैं तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो कंपनियां हैं वो इतना नहीं आ पाएंगी जितना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ने का सोचेगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ने के बारे में सोचेगी। जब इन दोनों का क्या होने लगेगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा, इन लोगों के बीच में तकरार हो जाएगी, क्योंकि इनका उद्देश्य भी बड़ा था और उनका उद्देश्य भी बड़ा था। ये चाहते थे कि हम अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे, एक अधिकार कर लेंगे और यूरोप की जो कंपनियां भारत में आई हैं उन्हें क्या कर पाएंगे, हम यहाँ से बाहर कर पाएंगे, बाहर भगा पाएंगे।
तो इन सारी चीजों के चलते क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तकरार शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम इसमें और कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो भारत में सहायक संधि, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड वेलेजली का। पर भारत में जो सहायक संधि का प्रारंभ करने का श्रेय की बात करें तो प्रारंभ करने का श्रेय भारत में किसी को जाता है तो डुप्ले को जाता है। इसने सहायक संधि का प्रारंभ किया था, इसे प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। जबकि क्रियान्वयन जो सही रूप से चलाएगा, प्रयोग कौन करेगा, तो लॉर्ड वेलेजली आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो वो करेगा। लेकिन प्रारंभ करने के श्रेय की बात आएगी भारत में सॉरी, तो सहायक संधि के प्रारंभ की बात डुप्ले के हिसाब से आएगी, क्योंकि डुप्ले क्या है, प्रारंभ किसको करेगा, सहायक संधि को करेगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये सहायक संधि का साथ क्यों लेता है, क्योंकि भारत जो था उस समय क्या था, भारत में जो क्योंकि मजबूत केंद्रीकृत शासन जो था वो सारी चीजें टूट चुकी थी। वो सारी 1707 में आपको पता है 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो जो मुख्य केंद्रीय शासक जो केंद्र में ताकत थी वो सारी टूट चुकी थी, और जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे उन लोगों ने अपना अपना अलग करना शुरू कर दिया था, अपने राज्य को अलग करना शुरू कर दिया था। अब था क्या, तो वो भारत में क्या था, वो छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे और वो एक दूसरे से ही आपस में उनमें एकता नहीं थी, आपस में ही वो एक दूसरे से क्या करा करते थे लड़ने में, एक दूसरे को खदेड़ने में, इन सारी चीजों में उनका ध्यान हमेशा लगा रहता था। और ये बात कौन समझ चुका था, डुप्ले समझ चुका था कि ये लोग आपस में क्या है, इन लोगों में नहीं बनती, और इसी बात का फायदा उठाने के लिए डुप्ले क्या करेगा, इन लोगों में फुट पड़वाने का काम करेगा। तो वो सहायक संधि इसलिए चलाता है ताकि वो राजाओं के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप हमें कुछ पैसा देंगे तो हम आपको क्या देंगे, अपनी आर्मी देंगे, अपनी सेना देंगे, ताकि आप ताकतवर बन सकें और आप दूसरे राज्य को जीत सकें। इस तरह से वो कई राजाओं से मिलेगा। तो ये सहायक संधि का प्रारंभ कौन कर रहा था, डुप्ले कर रहा था। ये बातें बहुत अच्छे से चीजें समझ रहा था कि भारत में उस समय स्थिति क्या चल रही थी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये भी चाहता था साम्राज्य का विस्तार, उधर अंग्रेज भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और ये भी बढ़ना चाह रहा था। तो इन लोगों में बीच में क्या हुआ, संघर्ष तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं तो इस संघर्ष में क्या होता है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो उन महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में हम बात करते हैं। तो युद्ध होते हैं, उनके हम बारे में हम देखेंगे, उनका कारण क्या था, किस वजह से वो युद्ध शुरू हुए थे, और साथ ही साथ जो परिणाम निकल कर आए थे उन सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ उन जो युद्धों में कोई महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो पहला आपका पता है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो कब हुआ था, तो कर्नाटक युद्ध हुआ था। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं वो किसके किसके मध्य हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य इन लोगों के युद्ध हुए हैं कर्नाटक के। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ है, तो 1746 से लेकर 1748 तक का जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ है। इसका कारण क्या था प्रथम युद्ध होने का, तो ऑस्ट्रिया क्या है, एक यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया, जहाँ पे उत्तराधिकारी को लेकर क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। और उसी लड़ाई को क्या होता है, उसी लड़ाई का विस्तार भारत में भी देखने को मिलता है। उसी लड़ाई के लक्षण जो होते हैं वो भारत में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हो रहे होते हैं, वहाँ युद्ध हो रहे होते हैं यूरोप में, तो क्या होगा, भारत पे भी उस बात का प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पे भी युद्ध शुरू हो जाएगा। तो कारण आपसे पूछा जाए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, वहां पे भी क्या लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। तो उसी बात का प्रभाव भारत में भी पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या शुरू हो जाएंगे, युद्ध शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू होता है और समाप्ति कैसी होगी, समाप्ति भी उसी के तहत होगी। ऑक्सला-शॉगल की संधि के तहत क्या होता है, पहला जो कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ था उसकी समाप्ति किस संधि के तहत होगी, तो ऑक्सला-शॉगल की संधि के द्वारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा आपका युद्ध कब हुआ, कर्नाटक में हुआ। इसकी संख्या थी 1749 से लेकर 1754 तक के आपका दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ। अब जो कर्नाटक का युद्ध दूसरा हुआ, इसका कारण क्या था, तो इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह हैदराबाद और कर्नाटक के
उत्तराधिकारी का युद्ध था। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में कई राजा थे, कई राजा थे, तो क्या थे, वो लोग चाहते थे कि हम बन जाएं, राजा बने, दूसरा चाहता था हम राजा बने। तो इस तरह से क्या चल रहा था, एक युद्ध चल रहा था। तो हैदराबाद में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था और साथ ही साथ कर्नाटक में भी युद्ध चल रहा था उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चल रहे थे। तो इन दोनों में क्या था कि वो चाहते थे हम आगे बने, हम आगे शासक बन जाएं, और दूसरा क्या चाहता था कि हम शासक बने। तो इस तरह से उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, तो इन लोगों में संघर्ष चल रहा था। इसी बात का क्या करेंगे, अंग्रेज फायदा उठाएंगे, इनके फ्रांसीसी जो है वो फायदा उठाएंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। तो यही चीज हम देखेंगे। तो हैदराबाद में क्या था, एक नासिर जंग था और मुजफ्फर जंग था। नासिर जंग चाहता था नासिर जंग चाहता था कि हम उत्तराधिकारी बने, हम क्या बने, यहाँ के तो यहाँ के शासक बने। और मुजफ्फर जंग था, मुजफ्फर जंग क्या था, वो चाहता था हम उत्तराधिकारी बने हैदराबाद के, अगले शासक कौन बने, हम बने। तो इन लोगों में क्या चल रहा था, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच एक आपसी मतभेद सा चल रहा था, आपसी युद्ध चल रहा था। तो इसका फायदा कौन उठाएंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी उठाएंगे। आपस में ये लोग क्या करेंगे, लड़ाएंगे और ये लोग इनका साथ देंगे। तो अंग्रेज किसके साथ होंगे, नासिर जंग के साथ। मुजफ्फर जंग के साथ कौन लड़ेगा, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनका साथ देगी। इसी तरह से कर्नाटक का, तो कर्नाटक के अनवरुद्दीन थे और चंदा साहब थे। अनवरुद्दीन के साथ कौन था, अंग्रेज थे। चंदा साहब के साथ कौन था, तो फ्रांसीसी थे। तो चंदा साहब, अनवरुद्दीन को कौन लड़ा रहा था, अंग्रेज। चंदा साहब को कौन लड़ा रहा था, फ्रांसीसी। तो ये लोग आपस में इस साथ दे रहे थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंदा साहब का दिया, अंग्रेज कंपनी ने किसने का दिया, अनवरुद्दीन का दिया। इस तरह से आपस में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। इसी बात का वो लोग फायदा उठा रहे थे, इन्हीं लोगों के कंधे पे बंदूक रखे क्या कर रहे थे, चला रहे थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब ये समाप्त कैसे होगा, तो इसका परिणाम कैसे खत्म होगा, क्या निकलेगा, पांडिचेरी की संधि होती है, जिसके तहत ये जो युद्ध चल रहा था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो इसका कारण आपसे पूछा जाता है, कारण और परिणाम दोनों ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। तो दूसरे की समाप्ति किस संधि के तहत, तो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होगी। अब थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड कब युद्ध होगा, तो कर्नाटक में कर्नाटक का युद्ध होगा। 1758 से लेकर 1763 तक का युद्ध होगा। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण वही था आपका सप्तवर्षीय युद्ध। जैसे आपके यूरोप में क्या हो रहे थे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे, जिसका वही जो वहां पे अगर लड़ रहे थे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा था, यहाँ पे पड़ रहा था। जैसे हमारे भारत में होता है कि कहीं और राज्य में कुछ युद्ध चल रहे हो या कुछ मतभेद चल रहे होते हैं, किसी चीज को लेकर बढ़ाया जा रहा होता है, कोई मुद्दे को बहुत ज्यादा उछाला जा रहा होता है, तो वहां पे वो काम हो रहा है, लेकिन आपको प्रभाव क्या होगा, आपको भारत के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आपका सप्तवर्षीय युद्ध, जहाँ पे यूरोप में वहां पे फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ेंगे, तो वहां का प्रभाव हमें देखने को कहाँ मिलेगा, तो भारत में भी देखने को मिलेगा। तो कारण क्या हो जाएगा, सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में भी विस्तार होगा। इस वजह से कर्नाटक का थर्ड युद्ध होगा। इसकी समाप्ति कैसे होगी, तो पेरिस की संधि के तहत क्या होगा, इस वाले युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, यानी कि थर्ड युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। तो विशेषताएं देखिए, पहले युद्ध की विशेषता क्या है, तो प्रथम विशेषता हो जाएगी प्रथम युद्ध की अड्यार की लड़ाई। तो इस कर्नाटक के युद्ध में एक क्या होगी, तो अड्यार की लड़ाई इसमें फेमस है, तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। अब द्वितीय विशेषता, दूसरे युद्ध की विशेषता क्या है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि वो हार जाते हैं इसलिए डुप्ले की क्या हो जाती है, डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था उसकी वापसी कर दी जाती है और नया गवर्नर बनकर आ जाता है। नया गवर्नर कौन होता है, गोडेहू होता है। और हमने पढ़ा ही था हैदराबाद में नासिर जंग, कर्नाटक से अनवरुद्दीन, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं। फिर तृतीय विशेषता, यानी तीसरा जो आपका कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इसकी क्या विशेषता थी, इसकी विशेषता भी आपको ध्यान रखना है, तीसरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी युद्ध के चलते एक युद्ध होता है भारत में, वो कौन सा होता है, तो बॉन्डीवाश का युद्ध होता है। वो कब होता है, 1760 में बॉन्डीवाश का युद्ध होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो किसके किसके बीच होता है, ये सीधे सीधे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो युद्ध होता है ये सीधे सीधे होता है
इसके बीच में वांडी मार्च 1760 में होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, जो युद्ध होता है जब, तो अंग्रेजों के साइड से कौन होता है, आयरकूट लड़ेगा, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से कौन लड़ेगा, तो लाली लड़ेगा। तो आयरकूट की तरफ, सॉरी, अंग्रेज की तरफ से आयरकूट लड़ेंगे और फ्रांस की तरफ से लाली लड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी इसमें हार जाते हैं। तो 1761 में क्या होता है, आगे हम जब देखेंगे, 1760 में वांडी मार्च का युद्ध होता है। 1761 में क्या हो जाती है, पेरिस की संधि हो जाती है। उसी संधि के तहत, सॉरी, आपकी 1763 में संधि होगी। तो लेकिन इससे पहले क्या होगा, 1761 में अंग्रेजों ने क्या कर लिया है, 1760 में ये लड़ाई हुई, इसमें फ्रांसीसी हार गए और फिर अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों ने पांडिचेरी जो इन्होंने स्थापना करी थी फ्रांसीसियों ने, आपने फ्रैंकोइस मार्टिन का मैंने बताया था, फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। लेकिन 1760 में ये लोग हार जाते हैं। 1761 में क्या करते हैं, अंग्रेज पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। अब क्या होगा, 1763 में पेरिस की संधि होगी, यानी तीसरे वाले युद्ध के बाद जो समाप्ति होती है, तीसरा कर्नाटक का युद्ध समाप्त कैसे होगा, पेरिस की संधि के तहत होगा। तो एक संधि होती है, संधि का मतलब समझौता होता है जिस पर दोनों जो आपस में सुलह करते हैं। तो वो 1763 की क्या होती है, संधि होती है, जिसे पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। तो पेरिस की संधि के द्वारा क्या होता है, अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, जो उनका फ्रांसीसियों का चंद्रनगर जो केंद्र था, उसको छोड़कर बाकी फ्रांसीसियों का जो कुछ भी लिया था उन्हें वापस कर देंगे। तो चंद्रनगर को छोड़कर फ्रांसीसियों ने छोड़कर सारे प्रदेशों को उन्हें लौटा दिया इस संधि के तहत। फिर क्या होगा, जो इन लोगों में आपस में संघर्ष चल रहा था वो चीज समाप्त हो जाएगी और फ्रांसीसी जो है सिर्फ अपना जो उनका विस्तार वो करना चाह रहे थे उससे हट जाएंगे, वो सिर्फ अपने व्यापार पे लग जाएंगे और अंग्रेजों के सामने अब उनका कांटा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या होगा आगे, ये प्रदेश जो है, जो प्रदेश इन्होंने लौटाए थे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को, ये क्या करेंगे, ये प्रदेश भारत की आजादी तक किसके पास रहेंगे, फ्रांसीसियों के पास रहेंगे। लेकिन अब ये ब्रिटिशर्स के सामने नहीं आएंगे, ये उनके मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।